पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जोहुन और दायहान की फाइट की खबर पूरे सियोल में आग की तरह फैल चुकी है और सभी लोग इसी बारे में ही बात कर रहे हैं। और जियोंग तो बहुत ज्यादा खुश है कि उसको ये फाइट देखने को मिली और वो दायहान की ऐसी हालत से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई भी है। और जोयंग और सुंगहुन खुद को जोहुन का राइट और लेफ्ट हैंड कह रहे हैं और सबके सामने जोहुन की बढ़ाई किए जा रहे हैं। लेकिन अब सीओ ने जोहुन के साथ पूरी तरह से दूरी बना ली है और वो दोनों अब एक दूसरे से बात भी नहीं करते। और चैप्टर की एंडिंग में हमें एक स्कार फेस वाला बंदा दिखाया जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बुसान दिखाया जाता है जहां पर योंगडू बाकी सबको बता रहा है कि जोहुन ने कैसे सियोल के अंदर एक गैंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया और वो फाइट करते हुए बिल्कुल पुराने वाले जोहुन के जैसा ही लग रहा था। और योंगडू को अपनी बहुत सारी पुरानी मेमोरीज भी याद आ गई। लेकिन अफसोस जोहुन को हम में से कोई भी याद नहीं आया। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, अगर जोहुन भाई दोबारा बुसान आए तो हमारी होरोंग हाई स्कूल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगी। ताए इल कहता है, लेकिन जोहुन अब पहले की तरह शार्प फाइट नहीं करता है। कि बियोम कहता है, ये तो होना ही था। जोहुन की काफी सारी मेमोरीज चली गई है और सिर्फ मसल मेमोरी के दम पर वो अपनी पहले वाली फॉर्म नहीं पा सकता। हमारी स्किल्स हमारी मेमोरी से भी जुड़ी हुई होती है। वो बंदा कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे भाई जोहुन जल्द ही वापस आ जाए। मुझे दूसरी स्कूलों के लड़कों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो लोग पहले हमारी यूनिफॉर्म को देखकर ही चुप जाया करते थे, लेकिन अब उनमें बहुत ज्यादा घमंड आ गया है। भाई योंगडू, जोहुन भाई कब वापस आ रहे हैं? ताए इल कहता है, जोहुन ने कहा था कि वो अभी वापस नहीं आ सकता क्योंकि उसको अभी सियोल के अंदर कुछ जरूरी काम निपटाना है, लेकिन वो जल्द ही वापस आ जाएगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा समय सियोल में रहने वाला है। फिर सियोनवा दायहो से कहती है, दायहो, सियोल में मेरे पास इतना जल्दी आ जाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये बात सुनकर दायहो सियोनवा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे वाह, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, तुम जैसी घमंडी लड़की भी थैंक यू कह रही है। आज सूरज कहाँ से निकला है? फिर सियोनवा आगे कहती है, क्या जोहुन ने अपने वापस आने के बारे में तुमसे कुछ नहीं कहा? ये बात सुनकर दायहो सीरियस हो जाता है और कहता है, क्या तुम एक इडियट हो? जोहुन अब जा चुका है। वहाँ सियोल में उसकी एक फ्रेंड है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है और अब उसने कई सारे न्यू फ्रेंड्स बना लिए हैं और वो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा हैप्पी जिंदगी जी रहा है जो हमारी इस बुसान वाली जिंदगी से बिल्कुल उलट है। और तुमने भी वो सब अपनी आंखों से क्लियरली देख लिया है, तो अब जोहुन का इंतजार करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। फिर दायहो वहाँ से जाने लगता है और थोड़ी दूर जाने के बाद दायहो को किसी का कॉल आता है, लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि ये कौन है। फिर सीन सियोल पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि अब दायहान और जोहुन की फाइट को एक हफ्ता बीत चुका है और एक हफ्ते से दायहान स्कूल भी नहीं आया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जोहुन से मार खाने की वजह से इतना ज्यादा एम्बेरस हो गया है कि वो अब स्टडी करने के लिए अब्रॉड चला गया है और इस तरह के रूमर्स दायहान के बारे में बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, लेकिन कोई भी सच नहीं जानता और सब लोग अपनी ही धुन में लगे हुए हैं। और अब अचानक से जोहुन का कटोरा कट हेयर स्टाइल पूरे स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। लेकिन इस स्कूल में जहां अब हर कोई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, दो ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हैं और वो दोनों जोहुन और सीओ है। और जोहुन सीओ की तरफ देखते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि उस दिन के बाद से सीओ मुझसे और भी ज्यादा दूर हो चुकी है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी सीओ को जरूर ऐसा लग रहा होगा कि मैंने उसको धोखा दिया है क्योंकि मेरी मेमोरी जाने के बाद मैंने ही उससे कहा था कि मुझको बुसान में बुली किया जाता था। लेकिन अब सच सबके सामने आ गया है। लेकिन शायद हमारा इस तरह से अलग अलग रहना ही सही है। वैसे भी मैं अब सियोल में ज्यादा समय रहने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे जल्द ही वापस भी जाना है। तभी जोहुन के पास दो लड़के आते हैं और कहते हैं, हम
दूसरी क्लास से आए हैं और हम यहाँ आपको थैंक यू कहने के लिए आए हैं। लेकिन जोहुन को समझ में नहीं आता कि वो दोनों उसको थैंक यू क्यों बोल रहे हैं। तब वो दोनों कहते हैं असल में हम दोनों भी इस स्कूल के एक स्लेव्स थे। और उन दोनों को देखकर सीओ अपने कान से चुभने वाले ईयरफोन्स निकाल देती है और उनकी बातें सुनने लगती है। और वो दोनों बंदे आगे कहते हैं इस स्कूल के कोई भी बंदे अभी हमें कुछ दिनों से bully नहीं कर रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि आखिर क्या हो गया है। फिर हमें दूसरे लोगों से आपके और सीनियर दायहान के बारे में पता चला कि कैसे आपने उनको हरा दिया है और अब हमारी स्कूल से क्लास सिस्टम भी खत्म हो गया है। इसीलिए हम यहाँ पर आपको थैंक यू कहने के लिए आए हैं। और फिर वो दोनों लड़के जो उनको बहुत ज्यादा थैंक यू कहते हैं क्योंकि अब उनको स्कूल आने से डर भी नहीं लगता। और जो हुन कहता है तुम्हें इतना ज्यादा थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। और उनमें से एक बंदा जो हुन के लिए बहुत सारे स्नैक्स भी लेकर आया है। और जो हुन कहता है आखिर मैं इतना कुछ कैसे खाऊंगा। और ये सब सीईओ भी देख रही है। और फिर यहाँ से कहानी थोड़े से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर सीईओ का भाई योरियम उससे कहता है मैंने सुना तुम्हारे उस कटोरा कट वाले फ्रेंड ने दायहान को पूरी तरह से क्रश कर दिया है। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग ये कर सकते हो, लेकिन जब दायहान ने मुझे मार मार के हॉस्पिटल पहुंचा दिया था और तुम और तुम्हारा वो फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आए थे और तुम मुझ पर चिल्ला रही थी, तब तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि क्या ये दायहान ने किया है। तब मैंने उसको बता दिया था कि हाँ ये दायहान ने किया है, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने दायहान का एक काम करने से मना कर दिया था। और वो काम ये था कि मुझे सीईओ की एक नेकेड पिक्चर लेनी थी। और ये बात सुनने के बाद उस लड़के की आंखें पूरी तरह से चेंज हो गई थी। और फिर उसने कहा था कि अब मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारे और सीईओ के साथ कभी भी कुछ गलत ना हो। और ये सब याद करते हुए सीईओ जो उनकी तरफ ही देख रही है। और फिर स्कूल की छुट्टी का समय भी आ जाता है और सीईओ अकेले ही उठकर क्लासरूम से बाहर जाने लगती है। और जोहुन सीईओ की तरफ देखकर सोचता है दायहान के साथ हुई मेरी फाइट को अब एक हफ्ता हो चुका है और अभी तक मैंने जितनी भी चीजें ऑब्जर्व की है उससे मुझे दायहान के रिवेंज का कोई भी साइन नहीं मिला। और मैं एग्जैक्टली सिर्फ 1 महीने तक ही यहाँ रहकर चीजें ऑब्जर्व करूंगा और अगर मुझे सब कुछ सही लगा तो फिर मैं सीधा बुसान चला जाऊंगा। और ये सब बातें सोचते हुए जोहुन आगे ही बढ़ता जा रहा था, तभी सीईओ उसके सामने आ जाती है और वो अचानक सीईओ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर डर जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो। सीईओ कहती है मैं जानती हूँ तुम पिछले 1 हफ्ते से मुझे फॉलो कर रहे हो। जब भी मैं घर से स्कूल आती हूँ और स्कूल से घर जाती हूँ तुम मेरा पीछा करते रहते हो। और जब मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाती हूँ तुम तब भी मेरे पीछे पीछे आते हो। क्या तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि मैं फिर से डेंजर में पड़ जाऊंगी। और इस बात का जोहुन के पास कोई भी जवाब नहीं है। तब सीईओ जोहुन को कहती है मुझे फॉलो करो, हमें बहुत सारी बातें करनी है। फिर हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी एक बंदा आकर एक स्टूडेंट से कहता है क्या तुम जो यून को जानते हो, मुझे वो कहाँ मिलेगा। वो स्टूडेंट कहता है मुझे नहीं पता, हम दोनों सेम क्लास में नहीं हैं। वो बंदा कहता है क्या यहाँ पर कोई जो यून को जानता है। और ये बातें जुंगवू सुन लेता है और कहता है क्या हुआ, तुम जो यून को क्यों ढूंढ रहे हो। वो स्टूडेंट कहता है जुंगवू भाई जो यून को जानते हैं। जुंगवू कहता है क्या तूने सुना नहीं, मैंने पूछा तू जो यून को क्यों ढूंढ रहा है। ऐसा लगता है कि मैंने तुझे पहले भी कहीं देखा है लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। फिर हमें जोयंग और सुंगहुन दिखाए जाते हैं जो कि बातें करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी उनको अपने सामने कई सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा दिखते हैं और जब जोयंग आगे जाकर देखता है तब वो हैरान हो जाता है क्योंकि उस बंदे ने जुंगवू को मार मार के बेहोश कर दिया है और अपने हाथ से उठा रखा है। और वो बंदा जुंगवू को छोड़ते हुए कहता है अगर तू नहीं जानता था कि वो कहाँ है तो तुझे मेरे
मेरे को ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, तूने खामखा ही इतनी मार खाई। फिर हमें दायहान के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दायहान का बड़ा भाई दाएगन कहता है तो तुम्हारा काम कैसा गया। वो स्कारफेस वाला बंदा कहता है दाएगन भाई मुझे वो नहीं मिला, शायद वो वहाँ से पहले ही जा चुका था। तो फाइनली जिस चीज का मुझे इंतजार था वो हो रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि कहीं राइटर जोहुन को ओवर पावर ना दिखा दे, क्योंकि अगर मेन कैरेक्टर अपने एनिमी के सामने स्ट्रगल नहीं करेगा और खुद को इम्प्रूव नहीं करेगा तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सोलो लेवलिंग, जहां पर जिनवू कब एक कमजोर इंसान से एक पावर हाउस में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि राइटर को जिनवू को ऑरा फार्मिंग कराने से फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन इसी ऑरा फार्मिंग की वजह से मुझे ये मानवा पसंद आई थी, लेकिन अब मैं ये चीज किसी और मानवा में नहीं देखना चाहता, क्योंकि ये ऑरा फार्मिंग सिर्फ एक बार देखना ही काफी है। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई और तुम अगला पार्ट देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।